बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहजाद? आपकी तबीयत ठीक है? जी वेरी गुड। चलें, ज़बरदस्त। और इस वक्त आप जानते हैं नाज़रीन कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त आमने सामने बड़े ज़ोर और शोर से जो इंतखाबी मुहिम है, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त चल रही हैं, अपने उरूज पर हैं। और आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं, किस हद तक एड्रेस किए गए। पिछले 5 साल जो PMLN की गवर्नमेंट रही उसमें उनके मसाइल जो हैं उनको किस हद तक एड्रेस किया गया है और अब कौन सी सियासी जमात जो है उसका पलड़ा वहाँ पर भारी है और किसके सर जो है वो जीत का सहरा होगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल रशीद साहब, ये आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये एक टेस्ट केस होगा तमाम सियासी जमातों के लिए, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों या वफाक में PTI की जो गवर्नमेंट है वो हो, क्योंकि इसमें हम इसको ये भी कहा जाता है कि जैसे ज़िमनी इंतखाबात होते हैं एक पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है, तो जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं उनको भी पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये दुरुस्त है कि इलेक्शन में एक नजरिया होता है किसी पार्टी की मकबूलियत जांचने का। जी। तो ये हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में 85 से मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं और कभी इसमें ब्रेक नहीं आया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और आज़ाद कश्मीर के अवाम बड़े बाशऊर हैं और हमारे यहाँ बड़ी हारमोनी पाई जाती है। किसी के ये तो हम गुफ्तगू से बात करते हैं, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू होती है। इसमें लोगों के मसाइल भी होते हैं और एड्रेस किए जाते हैं, पार्टी एड्रेस करती हैं और फिर जो पार्टी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है तो उसी को जीत हो जाती है। इसमें कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। जो पार्टी ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छी करेगी, परफॉर्मेंस करती होगी, वो जीतेगी। अब देखना ये किसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, ये देखना पड़ेगी बस। ठीक। अच्छा सर, जी जी जी। ये बताइए कि कुछ सियासी जमातें इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर सवालिया निशान उठा देती हैं। सो इस दफ़ा ऐसा आप क्या करेंगे कि तमाम सियासी जमातें मुतमईन हो नताइज से, नतीजा कुछ भी हो? आपकी आवाज़ कट के आ रही, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। जो मैं समझाऊं उसमें ये बता रहा हूँ आपके आज़ाद कश्मीर में तो माहौल बड़ा अच्छा था, लेकिन मेरी गुजारिश होगी जो पाकिस्तान के सियासतदान जो भी है वो उनकी वो अगर अपनी जुबान को ठीक कर दें तो हमारे यहाँ अच्छा माहौल रहेगा। ये हमारे यहाँ बड़ा अजीब कल्चर हो गया है कि हम गाल गलोच शुरू करते हैं, खत्म गाल गलोच भी करते हैं। और ये जो आज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ चल रहा है, बड़ी मुझे बड़ा दूसरे आ रहा है लोगों का रिस्पॉन्स कि बड़ी सारी बातें जाकर वो वक्त बराई करने की कोशिश कर रही हैं और हम एक्शन लेकिन इंशाल्लाह एक्शन लेंगे इस पर कि जो लोग इस ड्राइव करेंगे उनके हम उसके जारी नहीं करेंगे। उनको हमारा काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, तमाम पार्टी को मुनासिब माहौल फराहम करना। लेकिन ये पहले पाकिस्तानी सियासतदानों से मेरी गुजारिश होगी खुदारा अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। गंदे करते पाकिस्तान की वहां जा रहे 2000 कश्मीर में, यहाँ भी जाए उधर जाए, उधर इश्यू के साथ करें। और इस वक्त माशाल्लाह कोई भी पार्टी इश्यू के साथ नहीं कर रही, यह मसला है। सही। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, यहाँ पर जो मुहाजिरीन की बारह नशिस्तें हैं उसके हवाले से अवामी सतह पर भी सियासी सतह पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली जो है उसके गैर जानिबदाराना इंतखाबात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भी यही 12 जो हल्के हैं इन्हीं को समझा जाता है और उसमें जिसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है और जो इंतज़ामिया है उसकी अमलदारी का ना होना है। तो इस मसले को आप किस तरह देखते हैं, इस शिकायत का अजाला कैसे किया जाएगा? अच्छा, इस वजह के पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं जी, वो हम करवा रहे हैं अलग कमीशन पाकिस्तान से। ये हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन के वो जो भी ऑफिसर हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें फराम करता है। वही तमाम मामला हमारे वही आर ओ मुकर्रर वो वहाँ से मुकर्रर होते हैं। तो इसको फ्री रिफंड बनाने के लिए हमने किस तरह कोशिश की है कि आर्मी को वहाँ पे डिप्यूट की जाए पाकिस्तान में भी और रेंजर्स को भी, और ताकि ये कोशिश करते हैं कि मैंने कश्मीर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ हम कंट्रोल करते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नहीं करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है, बेहतर होगा इंशाल्लाह।
ठीक। आर्मी जब होगी तो फिर हालात बदल जाएंगे, और आर्मी इंशाल्लाह आ रही है इस बार। ठीक। तो अब ये कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मसला तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने सिक्योरिटी इंतजामात भी किए होंगे, आपने बैलेट पेपर की तरसील जो है वो वक्त पर करने का भी आप... अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तमाम सिक्योरिटी कर ली है इंशाल्लाह। वो बल्कि बाद राकिब तस्लीम कर ली है, आर्मी द्वारा भी आर्मी कंसेप्ट भी आ रही है, तो वो कंट्रोल करेंगे सारे मामला को। 2016 में भी आर्मी ने हमारे बड़ी मदद की थी, वो हमारा बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था। इस बार भी इंशाल्लाह आर्मी हमारी मदद कर रही है, और फ्री एयर इलेक्शन में जो बुनियादी रोल हमारा अमन अमान का ही होगा, और आर्मी हमें उसमें कर रही है। सिर्फ हमारा अमन अमान खराब होने की वजह मुमकिन हो जाए वो ये कि अगर हमारे सियासतदान जो भी है पाकिस्तान से किसी पार्टी के आते हो, वो थोड़ा सा अपनी जो है ना वो गुफ्तगू सियासत रखें, तो मेरा मसला कोई मसला नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक गुजरेगा, कभी गड़बड़ नहीं होती। ये मसला है, इसलिए आप भी तो अवेयरनेस पैदा करें लोगों में कि ये लोगों इश्यू पे बात करें बजाय कि किसी की जात पे बात करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद सलहरिया साहब आपके वक्त के लिए। शहजाद, हमने आमतौर पे देखा है कि आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है अमूमन जो वफाक में जो है वो हुकूमत में होती है, लेकिन यही बात ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी की जाती है। लेकिन अभी जो हमने देखा हालिया जो इंतखाबात हैं उसमें सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो आज़ाद कश्मीर में भी क्या कोई मुख्तलिफ सूरत हाल देखने को मिल सकती है? मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िमनी के हवाले से, कि हुकूमत जब भी कोई आती है वो अपने पहले 2 या से 3 सालों में मुश्किल और सख्त फैसले करती है जो आवाम को पसंद नहीं आते, जो कि हर हुकूमत करती है। सो यकीनन एक बैकलैश होता है आवाम का कि देखें जी हम इनको लेके आए थे और इन्होंने तो हमारे काम करने थे, तो हमें रिलीफ देना चाहिए था, जबकि हुकूमत नहीं दे सकती। तो उसका जो आपको एक बैकलैश है, उसका रिएक्शन आपको ज़िमनी में नजर आ जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, उसके डायनामिक्स हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन मेरा एक पॉइंट है पे वो ये कि आज़ाद कश्मीर के जितने अभी तक आप देख लें जो हमारी 70 साल तारीख है कि शुरू के अरसे में वहाँ पर उस तरीके से जमहूरियत अपने कदम नहीं जमा पाई, फिर कुछ अरसे उसको ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, और फिर 70 ऑनवर्ड्स जो है ये एक इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें और वो सारा इक़्तिदार में आती हैं। एग्जैक्टली। तो पॉइंट इस के हम बात तो करते हैं कि जी कश्मीर और सारा इशू, लेकिन हम फौरी तौर पर उसको एक मसला कश्मीर से जोड़ देते हैं, और यही आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है होना भी चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी एक पहलू है इसका। लेकिन जो आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट रेस किया था कि जो आम कश्मीरियों के मसाइल हैं, उनको भी पानी बिजली का मसला हो सकता है, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट, आप यकीन करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है इस वक्त कश्मीर में, और वहाँ पे क्योंकि कोई ज़राए नहीं है तो ज़्यादातर नौजवान कश्मीरी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाके अपनी रोज़गार तलाश करते हैं। हमें कश्मीर के एक जहन में है कि जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर और उनके इंग्लैंड में बहुत सारी उनकी आबादी है, बैरून मुल्क में, बट वो एक फ्रैक्शन है, वो एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग, मतलब एक तादाद उनकी गई है और वहाँ पे यकीनन है। लेकिन बाकी जो ऑर्डिनरी कश्मीरीज हैं, आप चले जाएं वहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में, तो वो उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात सैर हासिल गुफ्तगू हमें सुनने को नहीं मिलती ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स भी। तो वो एक हमें अच्छा, PMLN की अगर आप कैंपेन देखें तो वो चल रही है, वोट को इज्जत दो वाला जो नारा है उसके ऊपर मबनी है। क्या ये गुज़श्ता 5 साल जो इक़्तिदार में रहे हैं तो वो क्या उनको लगता है कि शायद वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, मसाइल को हल नहीं कर पाए, कि वो उन मसाइल के ऊपर बात करें, उनके हल के ऊपर बात करें, अपने इक़दामात अपनी कारकर्दगी पे बात करें और उस पर वोट हासिल करें, वो इसी वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर चल रहे हैं? वोट को इज्जत दो का नारा तो पंजाब की किसी कंस्टिट्यूएंसी में चल सकता है लेकिन आज़ाद कश्मीर में जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही की हुकूमत है, अब आप ही ने वोट को इज्जत देनी है ना, मैंने और आपने तो जाके नहीं देनी उस तरीके से। आपने वोट को इज्जत दी, आपने क्या वोटर के तकद्दुस का, उसके इश्यूज का, उसकी जरूरियात का मिला, 5 साल ख्याल रखा आपने, अगर रखा तो यकीनन आपकी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक ट्रेडिशन ये रही है जो वफाक में हुकूमत है, क्योंकि कश्मीर में वहाँ पे बरादरी सिस्टम है, इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, कंस्टिट्यूएंसीज की सियासत होती है, वहाँ पे सियासी जमातों की एक आइडियोलॉजी या उनका नैरेटिव चलना बड़ा मुश्किल है। तो जिस जमात में विनिंग कैंडिडेट्स होंगे
वो यकीनन बाजी ले जाएंगे। और आमतौर पे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो समझते हैं कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है हम उनके साथ रहें, क्योंकि हम समझ सकेंगे कि हम अपने अवाम के मसाइल हल कर सकते। किए या नहीं किए अलग डिबेट है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उम्मीद और बाजी में नहीं किए। एक्सपेक्टेशंस शायद ज्यादा होती हैं उस हुकूमत से जो इक़्तिदार में विफाक में। अच्छा, पीटीआई भी इस वक्त हमें दो धड़ों में तकसीम नजर आ रही है आज़ाद कश्मीर में। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल जद्दोजहद जो है वो पीटीआई के साथ की, दूसरे वो लोग हैं जो अभी फौरी तौर पे पैराशूट उनकी एंट्री हुई है एक तरह से पीटीआई के अंदर, और इससे पहले वो पीटीआई के खिलाफ जो है वो क्या क्या कहते रहे मुख्तलिफ जमातों में रहते हुए। तो ये जो धड़ेबंदी है ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है इन इलेक्शंस में अच्छा पीटीआई? देखें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कश्मीरी जो लीडरशिप है वो देखती है कि उनके अवाम का या उनके इलाके का या शायद उनका सियासी मफाद किस जमात के साथ वाबस्ता है, तो वो एक फैसला करते हैं कि जो कोई गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं है, कुछ लोग इस पर कहते हैं कि ये गैर अखलाकी या सियासी तो अच्छी बात नहीं है कि आप एक जमात के साथ, लेकिन ये आपका आइन आपका कानून हक फराम करता है कि अगर आप किसी जमात में शामिल होना चाहें इलेक्शन से पहले और आप किस्मत आजमा सकते हैं। तो जो लोग आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो कुछ सोच के यकीनन आए होंगे। लेकिन अगेन मेरा उनसे सवाल ये है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक तो शफाफियत के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, जैसे सुलैरिया साहब बात कर रहे थे, तो ये आप इलेक्शन लड़ते हैं और मुझे 100% ही यकीन है कि कोई भी सियासी जमात जो हारेगी वो यही नारा लगाएगी कि इंतखाबात में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। ये तो आप लिख लें इस वक्त। दूसरी बात यह कि आप जो भी सियासी जमात जीत कर वहां पे हुकूमत कायम करेगी वो कश्मीरियों के लिए, बाकी तो बड़े एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को छोड़ दें, माइक्रो लेवल पे वो क्या काम करती है। वहाँ की लोड शेडिंग का इशू है, वहाँ पे पानी का इशू है। एक सबसे बड़ा कि कश्मीर की जो एक कल्टिवेटेबल लैंड जो थी वो रिड्यूस हो गई है, उनका ज़राअत पर काफ़ी हद तक दारोमदार था, वो नहीं है। वहाँ पानी के बहुत सारे इशूज़ हैं, बिजली के इशूज़ हैं, और सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे आप क्या ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो लोगों को रोज़गार मिल सके कि आप एक वफाक एक फिक्स्ड अमाउंट कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए रख देता है कि जी इससे आप अपना गुजारा करें, चलाएं, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होना भी बड़ा ज़रूरी है। और आप जैसे सी पैक बन रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, तो हम कहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में खुशहाली आएगी, लेकिन कश्मीर के लिए आप क्या चीज़ शुरू करेंगे, या उसको हम इस्लामाबाद में बैठकर सिर्फ एक उस टेरिटरी के तौर पर देखते रहेंगे कि जिस पर इंडिया गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर काबिज है, और ये मिलेगा तो फिर इसका कोई हल होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कश्मीर को एक आइडियल प्लेस बना दें, एक हमारे नैरेटिव दुनिया को दिखाएं कि ये आजाद कश्मीर है और जो हमारे कितने खुशहाल हैं लोग। एक चीज तो ये कि कश्मीर में बिल्कुल अमन व अमान है, कश्मीरी अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी समझते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन इसके साथ साथ जब खुशहाली का दौर वहां पे अगर आएगा तो हम बता सकते हैं कि जी देखें, एक ये मकबूजा कश्मीर है, दूसरा आजाद कश्मीर है, फर्क साफ जाहिर है, लोग आजादी के साथ जमीन आसमान का फर्क है आजादी के हवाले से। जो आजाद कश्मीर हम कहते हैं, जो मकबूजा कश्मीर है, तो वो तो नजर आ रहा है दुनिया को, लेकिन अगर खुशहाल हो जाएगा तो वो तो एक फिर बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, जो हमने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी पूछा, कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो चोरी कर रही है इस इलेक्शन को, जैसे कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की उन्होंने एग्जांपल दी। अगर ये चोरी है या इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है, असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ पे तो वो जीत जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, फेयर है वो इलेक्शन। यही इल्ज़ाम जो है नून लीग से पहले पीपल्स पार्टी ने लगाया था कि जी नून लीग ने इलेक्शन चोरी कर लिया। उससे पहले उससे पहले एक और सियासी जमात ने लगाया था। तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि क्योंकि अपोजिशन को ये यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है, उनको पता है कि कश्मीर का अगर इलेक्शन है किस तरफ जा रहा है, और कश्मीर का इलेक्शन एक सिम्बॉलिक वैल्यू भी रखता है आपके लिए कि आपका कश्मीर की जो लीडरशिप है वो आपके। और एक बात जो बड़ी अहम होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि हमने मतलब और चीज़ों में उनके मुखालिफ उन्होंने क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी एक ऐसा डोमेन है जहां पे उनके बहुत जो क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, वो भी पीटीआई की जो खारजा पॉलिसी है उसकी तारीफ करते हैं। ये बात इसमें कोई ढकी छुपी नहीं। सो कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत का मतलब है कि ये सप्लीमेंट करेगी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी को। और हम बार बार जो बात करते हैं कि खाली हमारे सुफरा या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कश्मीर के मसले को उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर सकते जो एक इलेक्टेड लीडरशिप कर सकती है। सो हम बिलीव करते हैं कि वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कश्मीर में चलती रही है उससे हट के जो एक परसेप्शन बिल्डिंग करनी है, हमने पब्लिक डिप्लोमेसी करनी है, उसमें ये कश्मीरी हुकूमत जो बनने जा रही है एक अच्छा किरदार अदा कर सकेगी। और उसमें जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में गवर्नमेंट है, अगर वो इस तरह की आइडियल सिचुएशन जो है वो पैदा करे और वहाँ पर बेहतरी आए, खुशहाली आए, तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगी। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं,
कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में आएगी आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानियत की जब आप बात करते हैं, जब हुब्बुल वतनी की आप बात करते हैं, तो आपको आज़ाद कश्मीर की तरक्की, उसकी खुशहाली के लिए काम करना है और ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है और उनको ऐसा करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, इलेक्शंस बहुत करीब है कि इन इलेक्शंस के नतीजे जो हैं वो क्या होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ख़ास तौर पर जो मईशत है पाकिस्तान की, उसमें जो डिजिटलाइजेशन है उसकी कितनी अहमियत है, चाहे वो ई बैंकिंग हो, चाहे वो डिजिटल अदायगियाँ हों, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। यूरोपियन क्वालिटी तारिक फ्लोट ग्लास आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए पाकिस्तान भर में दस्तयाब। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। नाज़रीन, एक ज़माना था जब जो जंगें होती थी वो लड़ाइयाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती थी, तलवारों के ज़ोर के ऊपर। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी उसमें बेहतर हुई तो गोला बारूद और एटम बम जो है वो जिसके पास था वो बर्तरी उसकी जो है वो सामने ज़ाहिर होती थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये बर्तरी किसी भी मुल्क की हो या किसी भी सोसाइटी की हो, वो इक्तिसादी और जो टेक्नोलॉजी है उसकी बुनियाद पर होती है। और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़रूरी है कि आपकी मईशत के अंदर भी जो डिजिटलाइजेशन है उसकी जो अहमियत है वो इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं और उसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर किस हद तक हम काम कर चुके हैं, डिजिटल अदायगियों के लिए ई बैंकिंग की अफादियत क्या है, दस्तावेजी जो मईशत है उसके उसूल में डिजिटल जो मोबाइल डेटा है उसकी क्या अहमियत है, और डिजिटल अदायगियों के आगाज़ के लिए जो स्टेट बैंक है उसने वो क्या इकदाम उठा रहे हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात आमिर दुरानी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबों में हम ये देखते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत अहम है। पूरी दुनिया अब इस तरफ चली गई है और ख़ासतौर पर जब मईशत की आप बात करते हैं या बैंकिंग की आप बात करते हैं, जो ई बैंकिंग का निज़ाम है वो किस हद तक पाकिस्तान में अब मौसर है और इसको मज़ीद मौसर बनाना कितना ज़रूरी है? जी शुक्रिया मिशेल, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैं इस पे अगर जल्दी से कुछ अर्ज कर दूं कि ये इस वक्त जिस पैराए में आप बात कर रहे हैं और बजट के फौरन बाद मेरे ख्याल में जो आने वाला साल है ये हमारे लिए एक किस्म का कलीदी किरदार अदा करेगा हमारी डेवलपमेंट में। और उसकी वजह यह है कि अब हमने वो जो हम पिछले 15 साल से कहते आ रहे थे कि हम पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस लाएंगे, हम अपनी डिजिटल फुटप्रिंट जो है हमारे लोगों का उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए न सिर्फ रेवेन्यू यानी कि जो हमारी कलेक्शन है, जो हम पैसे हुकूमत जमा करती है टैक्स की मद में, हर किस्म की फीस फाइन रेवेन्यू की मद में,
न सिर्फ ये उसमें एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय और आरा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कि इस वक्त हम उस डेटा को और हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास है उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अभी चाहें तो हम बहुत सी चीजों को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगुलेट करना, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। और मेरी जाती राय यह है कि जितना हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें उतना बेहतर है। उसमें जो एक फुकदान मुझे इस वक्त सोच में नजर आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है उस पर काफी गहरी तरह से गौर करेगी, वो ये है कि ये डेटा तो बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। उसकी दो वजूहत है। एक ये कि हुकूमत की अपनी पस्ती हुकूमती इदारों की, जहाँ पे कि वो इस डेटा को इस्तेमाल करने से लाकिर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर, हमारे जो निजी इदारे हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि इस फुटप्रिंट से अपने आप को मावरा रखें। तो देखना ये है कि इस सारी जो, इसको एक किस्म का जंग भी कहा जा सकता है, लेकिन ये जंग एक अच्छी जंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी का फायदा होगा। तो इससे आगे चलते हैं, आप सवाल पूछिए। अच्छा, इससे पहले आमिर साहब मैं सवाल करूं, एक मैं चाहूँगा वजाहत पेश कर दें आप। वो ये कि अक्सर आप किसी भी आउटलेट पे जाएं, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, तो कहीं पे तो ये बात अक्सर जगह पे नहीं होती, लेकिन कुछ रिटेलर्स ये कहते हैं कि जी इस पे 2.5% कटेगा, बैंक काटेगा। वो क्या चीज़ है, ज़रा वो समझा दें। जी देखिए, ये एक बहुत ही दकियानूसी सी क्लेम है। अगर आप इसको देखें तो हर रिटेलर अपना अलग निगोशिएट करता है। मसलन अगर आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो वॉल्यूम है, यानी जो आप जिस मिकदार में डीलिंग करते हैं वो ज्यादा है, तो इस पर आपको कमी भी की जा सकती है। ये रिटेलर और बैंक के दरमियान है। इसमें हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। उसके दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि देखिए, हम इस पर जितने क्लियरेंस सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम में, मालियाती सिस्टम में, वो ज्यादातर, अगर आपको सिंपल एग्जाम्पल, हम सिरस इस्तेमाल करते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एमेक्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनमें हमेशा एक छोटा सा पैसा हमेशा सिटी बैंक या उन इशूइंग अथॉरिटीज के पास जाता है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी इंटरनल क्लियरेंस सिस्टम, जिस तरह इंडिया ने और चीन ने और मलेशिया ने और बहुत से ममालिक ने, क्योंकि हमारे पास अपना हुजम इतना ज्यादा है, हम 220 मिलियन लोग हैं, अगर हमारा एक इंटरनल क्लियरेंस प्रोसेस बन जाए और जो कि इन सारी क्लियरेंस प्रोसेस से माबरा हो, जो हमने बना लिए हैं कुछ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आगे चलाना जी, अगर हम वीजा से पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एक पोर्शन किसी फॉरेन बैंक में जा रहा है बिला वजह। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ये मैंने कहा, अगर हम कोई भी हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो अगर वीजा कार्ड है तो किसी फॉरेन बैंक में या क्लियरिंग सिस्टम में वो पैसा जा रहा है पाकिस्तानियों का। ये दुरुस्त, बिल्कुल जी, ठीक, सही। अच्छा, इसमें एक तो जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो मामला है, चाहे वो बैंकिंग हो, डिजिटलाइजेशन हो, वो उसको सिक्योर किस तरह से बनाया जा सकता है जालसाजों से बचने के लिए, और जो स्कैम्स, मुख्तलिफ स्कैम्स सामने आते हैं। दुरानी साहब, देखिए, ये मतलब सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया है। और इस वक्त आपके तकरीबन 2 बिलियन लोग इस सिस्टम के अंदर हैं। और क्या ये वो इन मराहल से नहीं गुजरे होंगे? हमारा फायदा ये है कि चूंकि हम थोड़ा सा लेट इस चीज में आ रहे हैं और देर से आ रहे हैं, तो हम उनकी जो उन्होंने लर्निंग की है, जो उन्होंने सबक सीखे हैं, हम उनसे फायदा उठा सकते हैं। और अब हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं, ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम उसको बरूए कार ला के हम इन तमाम मराहल को अच्छी तरह कवर। इसमें लेकिन एक नुक्ता जो मैं समझाऊं, उसमें एक पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक इशू है, जो कि मेरे ख्याल में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसलन यूनाइटेड किंगडम जो है, बरतानिया जो है, वहाँ पे अभी तक जो आईडी कार्ड, जो कि मिसाल में नादरा, हमारे पास 130 मिलियन रजिस्ट्रेंट अभी मौजूद हैं, बल्कि काफी ज्यादा हो गए होंगे, 150 पे। तो वो इंफॉर्मेशन का जो लेवल पाकिस्तान में है, वो वहाँ पे इजाजत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो तमाम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मालियाती ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं डिजिटल उस पे। उनमें उन्होंने सेफ गार्ड्स भी बिल्ड किए हैं। तो ये करना सिर्फ इसलिए कि, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आप एक जदीद इलाज कराने जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि ये जदीद है,
तो क्या अगर आपने अपनी जिंदगी बचाने तो क्या आप उस इलाज को ना कर देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त हमने बहुत कुछ दुनिया ने पिछले 50 साल में सीखी है, टेक्नोलॉजीज इन्वेजन, लेकिन इसमें जो एक चीज जिसपे हुकूमत को, आम आदमी को ये बताना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन किसी को पर्सनल हर्ट यानी कि उसकी प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को हर्ट नहीं करेगी। अच्छा। इस पैराए में जिस तरह डिजिटल सिग्नेचर से 2001 और 2 में हमने लेके आई थी हुकूमत, उसी तरह का हमें थोड़ा सा काम अभी करने की जरूरत है। वेरी राइट, वेरी राइट। ये बताएं कि क्या ये कोई किसी कानून के तहत, किसी रेगुलेशन के तहत ये लोगों को पाबंद किया जा सकता है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की अगर आपने किसी रिटेल शॉप पर आपने शॉपिंग करनी है तो वो आप प्लास्टिक करेंसी के ज़रिए करें या आप कोई दूसरी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसके ज़रिए करें? क्या ये मुमकिन है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है हमारी पेपर करेंसी पे? जी, एक्चुअली करेंसी जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, वो अगर आप देखें तो ये नरेंद्र मोदी ने भी आज से 3 साल पहले इस पर बहुत खिलाड़ किया और हमने ये देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। तो हमने जो भी सबक सीखा है, जो मेरी राय में वो ये सीखा है कि हम कोई इस तरह की पाबंदी ना लगाएं, लेकिन हम ऐसी मराहत सामने लेके आए कि जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाएं कि हम प्रेफर करें कि ये ट्रांजैक्शन होगी। मैं मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल तौर पे अगर आपका माहाना खर्चा जो है 1 लाख रुपया है या 10,000 रुपया है, तो अगर उस खर्चे का डॉक्यूमेंटेशन यानी इंटरनेट या IT मीन्स से जो खर्चा होता है, लेट्स से वो 50% रहता है, तो उस पर कोई रिबेट दे दे। ऐसे बहुत से होते हैं। आप देखें ना, आपको बैंक से नोटिस आता है कि आप अगर इस महीने 10,000 रुपए कार्ड पे खर्च कर लें तो हम आपको 10,000 से 1,000 वापस कर देंगे। तो इसमें कोई उनको बैंक को फायदा हो रहा होगा ना, वो पागल तो नहीं है। तो हमें भी हुकूमत को इस तरह सोचना चाहिए, ना कि नाजायज पाबंदियां और मिनिमम और ये जो कहते हैं ना हम लाइंस लगा दें जी 25,000 से ऊपर या 50,000 से ऊपर, ये मेरे ख्याल में नाजायज तरीका है। सही। अच्छा दुरानी साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है ई बैंकिंग के लिए आपको वेल अवेयर होना या इसके लिए एजुकेट होना ये बड़ा ज़रूरी है। आम आदमी को आप समझते हैं कि इस बात की ज़रूरत है कि उन्हें एजुकेट किया जाए, एक तो इसके सही इस्तेमाल के लिए, दूसरे ये कि उनकी सेफ्टी के लिए? जी, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये मैं यहीं पे चैलेंज करता हूँ सारे सुनने वालों को कि इस वक्त जो हमारा 150 मिलियन का सब्सक्राइबर है फोन का, उनमें से तकरीबन 100 जो है वो हर किसी ना किसी किस्म के स्मार्टफोन और बगैर स्मार्टफोन के वो जो जिसको हम IVR टेक्नोलॉजी कहते हैं, वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर वो हर किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वॉलेट्स पे कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे वो जो पहले हम डाकखाने से पैसे भिजवाते थे गाँव, वो अब सारे पैसे जो है वो किसी ना किसी वॉलेट के थ्रू जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि बैंकारी, और ये मैंने 2017 में एक इस पे बड़ा अच्छा पेरिस में एक बहुत बड़ा बैंक, काफी बैंक्स आए हुए थे, उनकी गप लग रही थी, बड़े बड़े बैंक, HSBC, सिटी बैंक, फलाना मॉर्गन वाले, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ चाइना। तो उन्होंने ये बात की कि आज से 20 साल बाद अगर कोई बैंक की ब्रांच हुई तो इसका मतलब है वो बैंक, उसके पास कोई डिपॉजिटरी नहीं होगा। तो इस वक्त जो डिपॉजिटर, जिसको हम KYC कहते हैं, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानिए, वो आपके खोखों पे मौजूद है। यानी कि मैं अभी पाकिस्तान के रिमोट तरीन इलाके में चला जाऊं तो मैं खोखे पे एक बंदा बैठा हुआ है कच्ची दुकान में, मैं वहां अपना IVR करा के या मैं अपना बायोमेट्रिक करा के मैं एक सिम ले सकता हूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वॉलेट बैंकारी क्यों नहीं कर सकता? ये जो बैंक हमारा ट्रेडिशनल बैंक है, ये बिल्कुल मैं कहूँगा एक पुरानी जमाने में रह रहे हैं, क्योंकि इनके तो पेट बहुत अच्छी तरह भरे हुए हैं। जितने निजी बैंक हैं ये तो गवर्नमेंट को सारा कर्जा देते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं। बाकी जदीद आला इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत ही जबरदस्त रोल अदा करना पड़ेगा और बैंकों की बचाव की बजाय उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि कितना आप मालियाती सिस्टम में आम आदमी को लेके आते हैं, तो ये पहुंच है, लेकिन उसमें जो तरद्दुद है वो मेरे ख्याल में निजी बैंकों की तरफ से। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, वो आप जब भी अक्सर आपको बैंक से कॉल आती है कि जी अपना क्रेडिट कार्ड आप बनवाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि डेबिट कार्ड है और वो काम कर रहा है, जो अकाउंट में आपके पैसे हैं उस हिसाब से आप जो भी ख़रीदारी करनी है कर सकते हैं। लेकिन अक्सर दफ़ा ये नोट किया गया कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है उसमें वो आप कारामद नहीं होता।
वो एक वैलिड क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो लेकिन बाहर के ममालिक में ये अक्सर मसला नहीं आता, उनका फॉरेन बैंक्स का डेबिट कार्ड भी जो है एज गुड एज क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या इशू है ये? जी वो देखिए ना, आपका जो डेबिट कार्ड है शहजाद, उसको जरा पीछे से देखिए ना, उस पर सिरस का या वीजा का या मास्टर कार्ड का सिंबल बना होगा ना। इसका मतलब है कि हम अपना इंटरनल क्लियरेंस सिस्टम जो है वो बरूएकार नहीं लाए। जब हम अपना इंटरनल क्लियरेंस सिस्टम बरूएकार नहीं लाएंगे तो ये सारी चीजों की कबात वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। जी ठीक। और कोई मशवरा देना चाहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? नहीं जी, आपके पास बाकी साहब मौजूद हैं, हमारे इदारे से ही निकले में, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो उनसे की जा सकती है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ऊपर से तरीन साहब आ गए, तो इंशाल्लाह हमें तो बेहतर की उम्मीद है। एक आखिरी सवाल दुरानी साहब, एक आम आदमी की समझ के लिए अगर काइंडली आप ये बता दें। हमें तो चले ये लगता है ना कि कार्ड इस्तेमाल करना आसान है, आपके पास है, आप पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। मगर एक आम आदमी के लिए कि ये ई बैंकिंग और जो डिजिटल जो तरीक़ाकार है, इसकी अफादियत क्या है एक आम आदमी के लिए भी और मुल्क की सतह पर भी? देखिए सबसे बड़ी हिफाजत तो ये ना कि वो जो पैसा आपको पहले एक दिन में मिलता था, अब आपको मिनटों में मिल जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कार्ड का इशू नहीं है। आप ये प्लीज अंदाजा कीजिए कि इस वक्त चाइना में कार्ड ज्यादा यूज नहीं होता क्लियरेंस में, वो QR कोड से आपका एक मोबाइल का ऐप है। तो ये बेसिकली बात नहीं आ जाती कि क्या हम अपने मोबाइल बैंकिंग सिस्टम को बैंकों के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। यहाँ एक जंग चल रही है। ये बैंक पुराने जमाने का एक आला है, ये बैंक ज्यादा देर नहीं चलेंगे, ये वो रिटेल से होलसेल में आएंगे। और आपने देखा ज्यादातर दुनिया के बड़े बैंक अपनी ये जो होता है 2000 ब्रांचेस पे फख्र नहीं करते, वो इस पे फख्र करते हैं कि उनकी मोबाइल पेनिट्रेशन कहाँ तक है। तो ये आम आदमी को समझाने के लिए मुझे जरूरत ही नहीं है। आप यकीन करें, आप मेरे पास आए, मैं आपको अभी गंज मंडी लेके जाता हूँ, वहाँ सारी ट्रांजैक्शन मोबाइल पे हो रही है। तो ये नहीं कि लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हम उन्हें मजबूर करते हैं कि बैंक में ये डालो, वहां करो, ये करो। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ कि अभी आपने देखा है जो IPO हुआ है अली बाबा अली पे वाला, उन्होंने बैंक बनाया, वो कैसे बना? वो इतना सिंपल सी बात है कि उन्होंने बेसिकली चार्ज ऑन डिलीवरी, यानी आप एक हर चीज मंगवाते हैं, लेकिन वो चीज आती जी। एक आखिरी, सॉरी टू एक आखिरी सवाल, वक्त की कमी, कि बैंक्स बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या ऐसे आपके जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर में, कि आप जैसे प्रीपेड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। आप एक कार्ड लेते हैं, उस पर जितना भी $10, $100, $50, $500 का क्रेडिट आपके पास है, इस एज गुड के आपने कहीं भी इस्तेमाल करना है, वो क्रेडिट आपका खत्म हो। हम इस किस्म की इनोवेटिव जो स्कीम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं ला पाए? मैं फिर आपको अर्ज करूंगा शहजाद, कदा कराने माफ, लेकिन चूंकि आप जल्दी में, तो देखिए ये बैंक की इनोवेशन नहीं है। मैं कासिर हूँ ये मतलब मुझे आप बता दें कि कोई बैंक ने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च किया जो वाकई मैं इनोवेटिव कहूँ। तकलीफ के वो क्या कहते हैं, उसको फॉलो करने में तो अच्छे हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वहाँ बैंक जैसे इदारे की जमानत जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट वो नहीं लॉन्च करते। प्रोडक्ट तो आपका जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल IT बेस्ड सिस्टम्स जो है वहाँ प्लेटफॉर्म से लॉन्च होते हैं। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने दुरानी साहब से भी पूछा कि हमारे यहाँ जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल फ़ोन तो अब हर एक के हाथ में वो यूज़ करते हैं। अब ये तमाम बैंक्स की जो है वो ऐप्स भी आ गई हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनकी समझ बूझ और उनकी ट्रेनिंग के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ी सतह पर, बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए, ताकि ई-कॉमर्स को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके। पाकिस्तान में लोग छोटे छोटे कारोबार करना चाहते हैं, उनको पता हो कि किस तरह से करना है। लेकिन आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुके हैं और सरकार को कर्ज देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो ये तो कैंपेन रन करना उनकी जिम्मेदारी है, उनकी प्रोडक्ट है भाई, आप लोगों को उस पर रागिब करें। आप इतना पैसा अगर कमाते हैं, कुछ आप अवेयरनेस पे अगर लगा दें तो वो आप ही का फायदा है, आपकी प्रोडक्ट भी चलेगी, आपके सिस्टम में भी एक चीज़ आएगी। और जो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इसके साथ साथ जो एक आपकी ह्यूमन रिसोर्स पर जो प्रेशर है वो इससे बहुत ज़्यादा हद तक कम हो सकता है। और ये आपने बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं आपकी जिसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारा सिस्टम इवॉल्व कर लेते हैं तो। और आसान कितना हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस जो हैं आप कितने इजीली कर सकते हैं। अब घर बैठे आप देखें कि आप बिल्स जो हैं वो दे देते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
आप के फ़ोन के अंदर एक ऐप है बैंक की, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जो है ट्रांसफ़र करते हैं और अनगिनत जो है वो इसके फ़वाइद हैं। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट के हवाले से जो KPK में हुई सेहत कार्ड की जो सहूलत जिसका इजरा किया गया और इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? वेलकम बैक। नाज़रीन, हम अक्सर बड़ी हसरत से उन ममालिक की तरफ देखा करते थे जहाँ पर लोगों को उनकी हुकूमतों की तरफ से आम आदमी को सेहत यानी इलाज की सहूलत और तालीम की सहूलत जो है वो मुफ्त फराहम की जाती है और इन स्टेट्स को वेलफेयर स्टेट्स का नाम दिया जाता है। फिर हमने ये देखा कि और ये एक ख्वाब पाकिस्तान के लिए तो एक ख्वाब की तरह ये बात थी कि पता नहीं शायद ऐसा कभी कोई वक्त आएगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो। फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रियासत मदीना के विजन को सामने रखते हुए सबसे पहले KPK के अंदर सेहत कार्ड की सहूलत जो है और ये स्कीम और ये प्रोग्राम जो है इसका इजरा किया और आज हम अब इस मुकाम पर हैं कि सिर्फ KPK के अंदर तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज की फराहमी जो है वो की गई है सेहत कार्ड की सहूलत की बुनियाद पर। और एक ट्वीट भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की जिसमें उन्होंने मुबारकबाद पेश की KPK गवर्नमेंट को और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक आगाज़ है इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली का। और इसी हवाले से जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चलें, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर सकें। शहजाद, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और कितनी बड़ी कामयाबी है और कितना उम्मीद अफजा है ये जो हम देख रहे हैं कि इस तरह से लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल रही। मैं तो जी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज़ पर अपना अगला इलेक्शन जीत सकती है तो वो ये सेहत कार्ड का इजरा है। ये इतनी बड़ी सहूलत है कि आप सरकारी अस्पताल में जाके तो आप मुफ्त इलाज करवा लेते हैं, लेकिन आपका ये कार्ड जो है ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर वो इलाज आपका सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं है तो वो एक सर्टेन अमाउंट वो कहीं पर भी आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अब बेशुमार ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके टेस्ट हैं, आप कहीं चले जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, लैब्स में, तो वो एक टेस्ट जो है 2000, 3000, 10,000, जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो सब इलाज के ऊपर आपकी निकल जाती है। कोई एक ऐसी बड़ी बीमारी आ जाए किसी भी घर के फर्द, और ये इतना बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए कि उनको अपनी सेहत से जो है वो उसकी तरफ से फिक्रमंद होने की अब जरूरत नहीं है। और सेहत जो है हमारे ख्याल में सबसे बड़ी एक नेमत है। तो अगर लोगों को एक अच्छा इलाज मिल रहा है हुकूमत की जानिब से तो मेरे ख्याल में ये कितना बड़ा एक आप कह लीजिए फेदर इन अ कैप है कि जिसकी बुनियाद पर मतलब सियासी फायदा तो अपनी जगह पे, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी के साथ लोगों के लिए सोचा और आपने किया। और तमाम हुकूमतें सोचती आई होंगी, लेकिन बात यह कि इनिशिएटिव किसने लिया, विजन किसने किया, और बहुत पहले हो सकता था। आप मतलब सरकारी अस्पताल हमारे काम कर रहे हैं जैसे तैसे कर रहे हैं, हमें भी पता है कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवरलोडिंग है, सो उस चीज से निकाला लोगों को कि जी ठीक है आप जाएं, पहले कोशिश करें सरकारी अस्पताल में अगर अच्छे तरीके से इलाज होता है हो जाए, नहीं अगर वहाँ पे मुमकिन तो ये आपके पास एक फैसिलिटी है, आप जाएं जहाँ कहीं से आप अपना इलाज करवाना चाहें वो करवा लें। अच्छा, इस पे थोड़ा
सा अगर आप मज़ीद रोशनी डाल सकें कि ये किसी भी अस्पताल चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो वहाँ से जाके भी आप इस कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस जी बिल्कुल, उसमें जो लोगों को एक फैसिलिटी दी गई है वो ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जिसके तहत इसके अंदर रहते हुए 10 लाख के करीब 10 लाख के करीब इसमें आपने करना है। ऑब्वियसली अब ये बात नहीं है कि लोग जाके मतलब बगैर किसी वजह के इलाज कराना शुरू कर देंगे, कोई इशू होगा और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो हैं उधर ही आप जाके वो यकीनन आप ये करवा सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है और खैबर पख्तूनख्वा ने इसमें लीड ली, तो उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट होगी। मतलब देखें कि पंजाब के भी कुछ शहरों में जी एग्जैक्टली कोई एक तो ऐसा सेक्टर हम कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान का है कि जो मुनफरिद है। और आपने जो बात की थी वेलफेयर स्टेट, एग्जैक्टली वही बात है कि वेलफेयर स्टेट का, और जब हम रियासत मदीना से बड़ी कोई वेलफेयर स्टेट नहीं तारीख में गुजरी, मकसद ये है कि आपने लोगों को किस किस्म की सहूलियात फराहम करनी है, तालीम है, सेहत है, बुनियादी सहूलियात हैं उसमें। लेकिन इसके साथ साथ अब लोगों का फर्ज है, अब हम जब बात तो कर देते हैं जी सोशल वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान बनेगा, क्वेश्चन इज कि अभी मॉडर्न डे में सोशल वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है? लेट्स से स्कैंडिनेविया की आप मिसाल दें, लेकिन 40% तक लोग टैक्स देते हैं, 50% तक लोग अपनी आमदन का जो है वो टैक्स में देते हैं। सो अगर हुकूमत आपको ये फैसिलिटी दे रही है तो इन रिटर्न आपने भी कोई जिम्मेदारी निभानी है। अगर आपको 10 लाख रुपए की एक फैसिलिटी मिल रही है तो कम से कम आपके हिस्से का जो काम है, जो फर्ज है, वो आपने अदा करना है ताकि इसमें मजीद बेहतरी है। अच्छा, मैं पढ़ रही थी कि अभी भी अवाम की अक्सरियत जो है वो इतना उनको तरीकाकार नहीं पता, रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, ये कार्ड किस तरह इसका हुसूल कैसे होगा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन से अस्पताल हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं और ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को और खासतौर पे केपी के गवर्नमेंट को मजीद अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी चलानी चाहिए। देखिए इसमें अवेयरनेस कैंपेन तो चलाई जा रही हैं और लोग उनकी पूरी कंप्लीटली उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कैसे आपने करना है। और अभी हम थोड़ी देर पहले वही डिजिटाइजेशन और अवेयरनेस की बात कर रहे थे, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है अब तो देखें जी शहरों में, और उसके लिए क्या मसला है कि वो सिर्फ उनकी वेबसाइट को विजिट करे, तरीक़ाकार मालूम करे कैसे आपने हेल्थ कार्ड क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो सारी पूरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीथिंग इज अवेलेबल। और इसमें कोई इतना मुश्किल और रॉकेट साइंस नहीं है, आपने रजिस्टर करना है, वो कार्ड आपका उसका हसूल आपने कैसे आपने लेना है वो आपका तरीके का सारा दर्ज है। तो ये अब हमारी बात है ना कि हम इतने सुस्त और काहिल हो जाएं कि हम एक वेबसाइट विजिट करके या जो भी उसका पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन है वही पूरी ना करें तो फिर हम हुकूमत को ब्लेम करने का क्या फायदा है इसमें। अच्छा, और ये जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि एक आगाज़ है, अभी अगर आपको इलाज की सहूलत मिल रही है तो इंशाल्लाह अगले फेज़ में हम ये भी देखेंगे कि तालीम की सहूलत कम से कम प्राइमरी की सतह पर अगर मुफ्त तालीम या मैट्रिक की सतह पर जो है वो अगर मिल जाए तो ये भी एक बुनियादी सहूलत है और हर बच्चे का ये हक है कि उसको तालीम मिले। और फिर बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, वो जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा शायद कुछ और लोग लगाते थे, लेकिन उसका आगाज़ कम से कम यहाँ से हो गया। देखिए जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन वो तो फ्री ज़्यादातर है पूरे मुल्क में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। दुनिया भर में जो हायर एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन हमेशा से महंगी होती है, और हायर एजुकेशन जो है उस पर जो दुनिया भर में चले जाएं, जदीद तरीन ममालिक में आप चले जाएं कि वहाँ पर वो आपसे चार्ज करते हैं, वो फ्री आपको उस तरीके से नहीं देते। लेकिन यकीनन आपने सही कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो इस पर खुशी का इजहार किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो ये बड़ी अहम बात है। और मैं फिर से यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा एक विजनरी स्टेप था जो एक पाया तकमील की तरफ जा रहा है, और उसकी पॉलिटिकल माइलेज बहुत है। यकीनन मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम नहीं किया होगा, लोगों की वेलफेयर के लिए किया होगा, लेकिन इससे फ़ायदा यकीनन होना है। और जो अब सियासी जमातें यकीनन ये सोचती हैं कि उन्होंने ऐसे क्या काम करने हैं, लोगों को डिलीवर करना है, तो कम से कम अगर अपोजिशन की तरफ से पीटीआई पे ये सवाल होगा जी कि इल्जाम लगाना छोड़ें, ये बताएं किया क्या, तो ये एक मेरे ख्याल में एक जवाब होगा इनके लिए कि देने के लिए। प्रोग्राम है, उसके अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें शेल्टर है जो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, मुफ्त खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहरहाल ये इलाज की सहूलत जो है सबसे बड़ी है। अब इसका दायरा कार जो है KPK में तो 2.5 लाख अफराद जो है वो इससे मुस्तफीद हुए हैं। KPK और फिर पंजाब के बहुत सारे शहर हैं जहां पर ये सहूलत जो है वो दी जा रही है। इसका दायरा कार फिर हम देखेंगे कि मजीद भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और मैं सिर्फ एक दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और
ज़बरदस्त इन द सेंस कि आपका बना है, आपका बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, आपका ट्रेशरी केयर है, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है तमाम इलाकों में, आप छोटे से इलाके में चले जाएं आपको डिस्पेंसरी जरूर मिलेगी वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई डॉक्टर हो या ना हो एक अलग बहस है। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी क्योंकि बात ये कि अभी भी आप देखें ना छोटे शहरों और देहातों से लोग बड़े शहरों की तरफ मैं वही उसी सहूलियात का होना मैं उसी की तरफ आ रहा था। मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि पूरा नेटवर्क आपका बना है। अब उस इलाके में अगर डॉक्टर या दवा नहीं है वो एक अलग बहस है। तो इसी वजह से कि अगर किसी छोटे कस्बे में देहात में अगर वहां पे ये सहूलत नहीं है तो उसका लोड आपके बड़े अस्पताल पे पड़ता है। और बड़े अस्पताल में अक्सर हम ये देखते हैं कि नजला जुकाम खांसी के मरीज आए होते हैं जिसकी वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनकी केयर ठीक तौर पर नहीं हो पाती। सो नेटवर्क मौजूद है तो सेहत कार्ड बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये बड़ी बात बहुत जरूरी है कि उन छोटे इलाकों में वो सारी चीजें मुहैया की जाए। और ये इनिशिएटिव लेती भी ये हुकूमतें माजी में भी ले चुकी हैं कि डॉक्टर्स को इंसेंटिव कि अगर आप किसी देहात में सर्व करना चाहें तो आपको इवन अपने देहातों में और अपने शहरों में जहां से आपका ताल्लुक है, अभी भी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो प्रैक्टिस जो है वो बड़े शहरों में जाके करें, बड़े अस्पतालों में जाके करें। लेकिन अगर उनको मजीद इंसेंटिव दिए जाएं तो मेरे ख्याल में वो अपने देहातों में और अपने शहरों में जाके सर्व कर सकते हैं। जी वी होप सो। यकीनन डॉक्टर्स यही ओथ लेके इसमें आते हैं कि वो मरीजों की खिदमत करेंगे बगैर किसी लालच के। सो वो जो ओथ एक उठाते हैं वो हम समझते हैं उसको उन्हें ऑनर करना चाहिए। पैसे कमाना, कारोबार करना, तरक्की करना हर एक का हक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी शामिल हैं। और ये ऐसे पेशे हैं जिनको मुकद्दस पेशा कहते हैं कि इसका मंशा सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना नहीं है, इसके साथ साथ कुछ आपने माशरे को भी जो है वो डिलीवर करना है, माशरे को भी कुछ चीज़ देनी है आपने, इसलिए मुकद्दस पेशा समझा जाता है। और अगर इसके तकद्दुस को आपने बरकरार रखना है तो उसके साथ साथ लोगों का भी कुछ ख्याल आपको रखना होगा। मेरे ख्याल में हुकूमतें तो कोशिश करती हैं लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी और सारा का सारा जो मलबा है वो हुकूमतों के ऊपर डाल देना बड़ी ज्यादती होगी। तमाम लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आम आदमी हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, उसको अपनी जिम्मेदारी जो है शहजाद उसको समझना मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल, यकीनन। और उम्मीद यही करते हैं कि बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। चलें इसी उम्मीद के साथ और इसी उम्मीद अफजा सिचुएशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ जिसके बारे में हमने आपको बताया है, सिर्फ केपी के ही नहीं, अब मज़ीद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बढ़कर पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है और पूरे मुल्क तक इसका दायरा कार जो है वो जल्द बढ़ाया जाएगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे सिंध में पीपल्स पार्टी हो और अब आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से कैंपेन हो रही है इस वक्त इलेक्शंस की, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने सूबों में जो है वो इस किस्म की सहूलियात जो है वो लेकर आए और आम आदमी खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।